Okay, student. Today I am going to discuss about the last topic of gravitation. In the previous class, I told you about the satellite motion around the planet. यानी प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट कैसे घूमता है, सारी कैलकुलेशन मैंने की थी और एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे एक डिस्कशन आया था, दैट वाज टाइम पीरियड. तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये याद रखना कि किसी भी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, ओके, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको मैं आज भी डिस्कस करूंगा. तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो उसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है उस ऑर्बिटल रेडियस की क्यूब के प्रोपोर्शनल रहता है. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. तो देखिए, इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ध्यान देना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. जैसे मान लीजिए, let this is a planet having mass m. Okay, now there are two satellites orbiting around this planet. Is that clear? दो सैटेलाइट इसके इस तरह से ऑर्बिट के चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहे हैं. पहला जो सैटेलाइट है इसकी हाइट दे रखी है. पहले सैटेलाइट सरफेस से मान लो ये इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर है. प्लेनेट का रेडियस कैपिटल आर है. नाउ लिसन, देयर आर टू सैटेलाइट. लेट दिस सैटेलाइट इज ए एंड लेट द अदर सैटेलाइट इज बी. ओके, पहला सैटेलाइट ए है, दूसरा सैटेलाइट बी है. सैटेलाइट ए, इसकी हाइट फ्रॉम द सरफेस इट इज गिवन टू आर. इसकी हाइट आर है. और दूसरा जो सैटेलाइट है इसकी हाइट यहां से 7r गिवन है. तो इनके टाइम पीरियड का रेशियो बताना है कि दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा. तो इट इज वेरी क्लियर दैट देयर आर टू सैटेलाइट आर ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लेनेट हैविंग द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट लेट इट इज r एंड 7r. उसका जो सरफेस से हाइट है वो r और 7r है. तो यहाँ पे इनके टाइम पीरियड का रेशियो बताना है. तो आई टोल्ड यू कि जब कोई भी सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसके टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है टी स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा. अगर हम दो सैटेलाइट का अगर हम रेशियो लेते हैं तो T1 अपॉन T2 और इसका होल स्क्वायर वो इक्वल टू होगा, दैट विल बी R1 अपॉन R2 का होल क्यूब. इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बहुत से बच्चे इसको R1 R2 को लिख देंगे कि कैपिटल आर और 7r. यहाँ R1 R2 सेंटर से डिस्टेंस है, ऑर्बिटल रेडियस है. तो अगर ध्यान से देखोगे तो सैटेलाइट ए है, सैटेलाइट ए का जो ऑर्बिटल रेडियस है वो r नहीं है, वो ऑर्बिटल रेडियस 2r है. क्योंकि इसकी जो है ये ऑर्बिट है और दूसरे वाले की ऑर्बिट ये है, ये ऑर्बिटल रेडियस है. नाउ इफ आई सी देन दिस इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट ए and this is the orbital radius of satellite B. Is that clear? Now you have T1 upon T2 whole square equal to, what are the value of R1 and R2 respectively? So R1 is 2R divided by, and you can see R2, so R2 is 7R plus R, so that is 8R and whole cube of this. Okay, so now you will see 2 से R से R कैंसिल हो गया, तो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आएगा ये, और 1/4 का क्यूब करोगे तो यू हैव 1 अपॉन 64. ओके, क्यूब है ये. एंड अगर मेरे को T1 T2 का रेशियो निकालना है तो मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूं. तो आई हैव T1 अपॉन T2, ओके, T1 अपॉन T2 इक्वल टू, एंड दिस इज 1/8. तो ये T1 और T2 का रेशियो हमें कैलकुलेट करना इस तरह से है, और इसका जो रेशियो है दैट यू विल गेट 1/8. इज दैट क्लियर? लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. एक एग्जांपल और देखते हैं इस पे बेस्ड. ध्यान देना, सैटेलाइट के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन. यू आर गिवन द टाइम पीरियड, ध्यान देना, टाइम पीरियड ऑफ स्पाई सैटेलाइट इक्वल टू 1.5 आवर. लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया भी था
कि स्पाइस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो याद भी रखना है 84.6 मिनट्स, यानी कि ये हो गया 1.5 घंटे के आसपास हो गया 1.5 ओवर। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, find the time period of a satellite at a height of 7 hour from अर्थ सरफेस। ओके, अर्थ के सरफेस से जो 7 आर हाइट पे जो सैटेलाइट होगा उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। जबकि स्पाइस सैटेलाइट, या इसको हम पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं, या सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग वेरी नियर टू द अर्थ, ये सारी वर्ड उसी के लिए हैं जो सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल पास चक्कर लगा रहा है। तो उस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो 1.5 आवर है। तो जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से 7 आर हाइट पे चक्कर लगाएगा उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसमें ये क्लियर कट इसी का क्वेश्चन है T² प्रोपोर्शनल टू R क्यूब का, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारे पास दो सैटेलाइट हमें कंपेयर करने हैं। ओके, एक सैटेलाइट बिल्कुल अर्थ के पास चक्कर लगा रहा है, इसकी रेडियस में कैपिटल R ले सकता हूं, इज दैट क्लियर। अर्थ के बिल्कुल पास चक्कर लगा रहा है, तो इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है, ऑर्बिटिंग रेडियस जो है उसको मैं R के बराबर एज्यूम कर सकता हूं। ये सैटेलाइट मान लीजिए A है, और दूसरा सैटेलाइट जो काफी दूर चक्कर लगा रहा है, और इसका जो है यहाँ ये सैटेलाइट B, और इसकी अर्थ सरफेस से हाइट दे रखी है 7 आर। तो नाउ यू हैव टू सैटेलाइट टू कंपेयर, वन इज पोलर सैटेलाइट एंड अनदर इज एन अननोन सैटेलाइट B. Okay, so what I will say here that TA divided by TB and whole square, is that clear? TA upon TB whole square equal to, और इसको अब हम करें तो R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। तो पहले की जो ऑर्बिटल रेडियस है वो R है डिवाइडेड बाई, और दूसरे का जो ऑर्बिटल रेडियस है वो हो जाएगा 7R प्लस R। 7R प्लस R मतलब 8R और इसका होल क्यूब। इज इट क्लियर? तो TA अपॉन TB का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये 1/8 का होल क्यूब आ गया, R से R कैंसिल हो गया। तो TA अपॉन TB और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1/8 इंटू 8 क्यूब है ना। And now if I take the square root of both the sides, I have TA divided by TB, और इसका अंडर रूट ले हुए तो इस पर क्या जाएगा 1/8, इन दोनों को तो 1/8 आ गया, और फिर 8 का आ जाएगा इंटू 2√2। ओके, सो यू हैव TB इक्वल टू, समझे TB की वैल्यू कितनी आएगी B का सैटेलाइट का, तो दिस इज 8 इंटू 2, दिस इज 8 इंटू 2 16√2 इंटू TA। इज इट क्लियर? तो सैटेलाइट B का जो टाइम पीरियड है वो सैटेलाइट A के टाइम पीरियड का 16√2 टाइम्स होगा। तो TB इक्वल टू यू हैव 16√2 इंटू 1.5 आवर। इज इट क्लियर? तो यहां से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके और सैटेलाइट B का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हैं जिसमें हमें सैटेलाइट के टाइम पीरियड पे कंपैरिजन करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, जहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। देखिए, हमें दे रखा है, सपोज ये एक प्लेनेट है, ध्यान देना, ये प्लेनेट है और प्लेनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है इस तरह से। ओके, प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है ये यहां सैटेलाइट मान लें अपन, और ये इसके चारों तरफ इस तरह से और घूम रहा है। ओके, अब इसमें कई बार मॉडिफिकेशन, जैसे अभी 1-2 साल पहले IIT में भी क्वेश्चन आया था JEE मेन में, कि वही क्वेश्चन में ले रहा हूं। सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लेनेट एंड सैटेलाइट, प्लेनेट और सैटेलाइट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है that is proportional to 1/r to the power n। रिलेटिव में काय के प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। लेकिन अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स
1/r⁴ के प्रोपोर्शनल हो, तो फिर इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो r की पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये हमें बताना है। ठीक है ना, यानी r⁴x मान लूं मैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n है तो टाइम पीरियड रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा। तो वो रटा हुआ जवाब मत देना कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r⁵2 है, क्योंकि वो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r⁵2 तब होता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्वेश्चंस बोर्ड मॉडल में भी अप्लाई होते हैं, ध्यान देना, किसी भी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है जिसमें जो सेंटर की तरफ फोर्स है उसको हम किसी के भी प्रोपोर्शनल करा सकते हैं, ये बोर मॉडल वाले चैप्टर में बताया था मैंने। तो लेट अस स्टार्ट कि इसका जो टाइम पीरियड है, बेसिक से अपन जाएं बिल्कुल, तो टाइम पीरियड जो है वो होता है 2π इंटू रेडियस अपॉन v। तो यहां अगर हम डिपेंडेंसी देखें तो ऊपर तो रेडियस आ रहा है, अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी किस तरह से डिपेंड करेगी रेडियस पे, वो हमें पता लगाना है। तो इसका सीधा सा तरीका है कि अगर फोर्स जो भी सेंटर की तरफ इस पे लग रहा है उस फोर्स को हम डायरेक्ट mv²/r लिखेंगे, तभी जाके ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस फोर्स को अगर हम लिखते हैं तो यू हैव k/r⁴n, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो आई हैव कांस्टेंट k/r⁴n। तो k/r⁴n इक्वल टू, और ये काय के होगा, इक्वल टू mv²/r। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो v² इक्वल टू कुछ अल्फा, ये k m वगैरह सब कांस्टेंट है, क्योंकि मेरे को प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। अल्फा इंटू, मुद्दे की बात पे आओ, तो रेडियस जो है इसकी जो पावर आएगी दैट इज 1 - n। आया सबके समझ में, इसको ऊपर लेके जाएंगे और वापस से तो ये 1 - n आएगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गई अल्फा या कुछ बीटा कांस्टेंट, रूट अल्फा कहते हैं अपन, रूट अल्फा इंटू r की पावर 1 - n और इसकी पावर 1/2। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी r⁴ 1 - n/2। ओके, तो यहां पे अगर हम पुट करते हैं तो t प्रोपोर्शनल टू, तो ऊपर तो आ गया r की पावर 1, देखो ऊपर तो क्लियर कट r⁴ है, डिवाइडेड बाई जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या के प्रोपोर्शनल है 1/, तो r⁴ 1 - n/2। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो t, ध्यान देना, t क्या के प्रोपोर्शनल आएगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ 1 इंटू r⁴, इसको ऊपर लेके आओ तो नेगेटिव में हो जाएगा ये n-1/2। इज इट क्लियर। तो t प्रोपोर्शनल टू r⁴, और दोनों को ऐड करोगे तो यू हैव 1 + n/2। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल टू होगा r⁴ 1 + n/2। तुम अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, क्योंकि हम जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स था उसमें फोर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो n की पावर 2 डाल के देखो, यहाँ पे n की पावर 2 पुट करोगे, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यू हैव t प्रोपोर्शनल टू r⁴3/2। तो यहाँ जो टाइम पीरियड है वो r⁴3/2 के प्रोपोर्शनल, जैसा कि हम जानते भी हैं, तो आंसर भी चेक हो गया। बच्चों इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी था, शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं अगर क्लिक करता है माइंड में, कि भाई जो फोर्स है, बड़ा सिंपल सा तरीका, एक लाइन में आंसर आएगा। फोर्स जो था वो था k/r⁴n। इस फोर्स को m⍵² लिख सकता हूं, ओमेगा निकल जाएगा और ओमेगा आ जाएगा तो डायरेक्टली टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता था m⍵² इक्वल टू k/r⁴n, और इसको उधर ले जाएंगे तो ω², ठीक है, ω² इक्वल टू आ गया k/m, और इसको उधर लाएंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r⁴ 1 + n, समझे, और रूट लेंगे तो ओमेगा प्रोपोर्शनल आ गया 1/, रूट ले लो, रूट में क्या आएगा 1/r⁴ 1 + n की पावर 1/2। अब ओमेगा यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो डिवाइडेड बाई 2, तो ओमेगा अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω,
तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऊपर ले जाओ तो यू हैव r टू द पावर 1 प्लस n बाई 2। तो ये बल्कि ज्यादा एक बेसिक अप्रोच है, और इसमें जो है हमें बस ये याद रखना है कि फोर्स उसको हम m ओमेगा स्क्वायर r लिख दो, और इससे ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा आएगा तो हमारे पास टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो सैटेलाइट पे हम देख सकते हैं। अभी यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं मैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल कि ये एक हमारे पास प्लेनेट है, और इस प्लेनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। ओके, A satellite is revolving around this planet. Let the orbital velocity is v0. इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज की जाए, यानी v0 को मैं इंक्रीज करता हूं, कहीं से इसको एनर्जी मिली और एनर्जी से मान लीजिए इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, तो स्पीड इंक्रीज होने से मैं कुछ फैक्टर लिख रहा हूं, उन पे क्या इफेक्ट होगा, लेट अस सी। पहला जो है वो है रेडियस, कि स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो क्या ये इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, ये अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। ओके, दूसरा जो है इसका वो है काइनेटिक एनर्जी, तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी, चौथा है टोटल एनर्जी, फिफ्थ है इसका टाइम पीरियड, नंबर 6 एंगुलर मोमेंटम। ओके, इन क्वांटिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा ये अपन देखते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द रेडियस। यू नो वेरी वेल व्हेन ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड ए प्लेनेट, देन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको हम इंक्रीज करने वाले हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v ऑर्बिटल इक्वल टू अंडर रूट g मास ऑफ द प्लेनेट, है ना, मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाई r। इज दैट क्लियर? ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन अंडर रूट g मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाई r। अब देखिए तुमने इसकी वेलोसिटी इंक्रीज की है, इज दैट क्लियर? इसकी वेलोसिटी हमने इंक्रीज की है, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज करोगे तो देखो g यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है और m कांस्टेंट है। तो अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो डेफिनेटली इसकी जो रेडियस है उस रेडियस को डिक्रीज होना पड़ेगा। यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला, अगर हम इसकी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं इसको एनर्जी देके कहीं से, तो फिर इसकी जो है रेडियस दैट डेफिनेटली विल डिक्रीज। तो इसलिए इसका रेडियस तो होगा डिक्रीज। इज दैट क्लियर? रेडियस डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सिंपल से दिख ही रही है, इसमें कोई इप्स एंड बट्स नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है अपने को, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये अब यहाँ की जगह कुछ यहाँ पे चक्कर लगाना शुरू करेगा, यानी इसका रेडियस कम हो चुका है ना, इसका रेडियस घट गया, ये आर हो गया। तो अब इसका काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया इसका, उसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं थी, काइनेटिक इंक्रीज हो गया इसका। उसके बाद दूसरा है, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखने के कई तरीके हैं, या तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी दैट वाज माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये था माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब इसकी आर डिक्रीज हो गया, आर जब डिक्रीज होगा, आर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली ये जो टर्म है, क्योंकि बिना माइनस के देखोगे अगर ये माइनस नहीं होता, सपोज माइनस नहीं होता, तो आर डिक्रीज होने पे ये टर्म क्या होती, इंक्रीज होती, और इंक्रीज होगी लेकिन माइनस है इसलिए टोटल टर्म क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी। इसी टाइप से टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो है वो भी माइनस जी एम एम अपॉन 2r होती है। तो वही सिनेरियो यहाँ है। या अगर तुम सोच सकते हो तो ये मॉडल बिल्कुल उसी तरह से जैसे बोर मॉडल होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जंप किया, वही क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, तो देन यू हैव सेम सिनेरियो। देन यू नो वेरी वेल कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज डिक्रीजेस टूवर्ड्स द ग्राउंड स्टेट। जैसे जैसे ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इसकी टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही। देन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड नो वेरी वेल कि t प्रोपोर्शनल टू
r की पावर 3/2 होता है। अब इसका ऑर्बिटल रेडियस अगर डिक्रीज हो गया तो रेडियस डिक्रीज होने पर इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, सॉरी वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब समझ रहे हो ना, कि जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब नहीं कि स्लो हो जाएगा, टाइम पीरियड कम होने का मतलब है एक चक्कर में जो टाइम लगेगा अर्थ के चारों तरफ घूमने में वो ये कम टाइम लेगा, और कम टाइम लेगा यानी वो बहुत जल्दी जल्दी चक्कर लगाना शुरू कर देगा। अब आती है बात एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर जो मोमेंटम है इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत से बच्चे इसको कांस्टेंट करके आ जाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कब रहेगा, यानी अगर हमें कंपेयर करना है, देखो अगर ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहता, समझना मेरी बात, अगर ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहता तो यहां इसका एंगुलर मोमेंटम, यहां एंगुलर मोमेंटम, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम एट 1, एंगुलर मोमेंटम एट 2, एंगुलर मोमेंटम एट 3, देवर सेम। बट कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब ये यहां से अपर रेडियस से और किसी भी लोअर रेडियस में शिफ्ट होगा, इज दैट क्लियर, यहां से जब यहां शिफ्ट होगा किसी भी लोअर रेडियस में तो इसके एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा ये एंगुलर मोमेंटम पे। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से देखें कि इसके एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम इट इज डिफाइंड एज mvr। ओके, ये इसका एंगुलर मोमेंटम है, और इसको nh/2π मत कर देना है ना, इट इज नॉट द बोर मॉडल, nh/2π नहीं करना अपने को, ये mvr होगा। अब मास तो चलो कांस्टेंट है, स्मॉल m है ना, मास ऑफ सैटेलाइट। जरा ध्यान से देखो कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तुमने क्या किया है, इंक्रीज किया है। ओके, रेडियस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो अब एक बार फिर दिक्कत है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, रेडियस डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं। तो ओवरऑल कहने के लिए तो m इंटू वेलोसिटी देखो काय के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/√r। प्रोपोर्शनलिटी की बात कर लें चलो, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/√r इंटू इधर r है। तो अल्टीमेटली यू विल सी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट इन ए गिवन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में जो है वो एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट पे हम कंपेयर करते हैं तो L प्रोपोर्शनल टू √r होता है। फॉर डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई इफ वी कंपेयर एंगुलर मोमेंटम देन डेफिनेटली L प्रोपोर्शनल टू √r। अब ये क्लियर है कि अगर इसका रेडियस कम हो गया, रेडियस अगर कम है तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई इसको क्या क्या एनर्जी से, और मतलब इसको एनर्जी देने पे वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने से कौन कौन सी चीजों पे क्या इफेक्ट होगा, वो सारी चीज हम यहां से देख सकते हैं। क्लियर। तो अभी सैटेलाइट में मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, एक स्पेशल टाइप का सैटेलाइट है, वो क्या है, लेट अस सी। ओके, तो एक स्पेशल टाइप का सैटेलाइट में डिस्कस कर रहा हूं जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या इसको अपन सिंक्रोनिक सैटेलाइट भी बोलते हैं, ध्यान देना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये क्या है, हम इसको देखना शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये एक स्पेशल सैटेलाइट है जिसमें क्या होता है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम इस सैटेलाइट को देखते हैं, इज इट क्लियर, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम इस सैटेलाइट को देखें तो अर्थ से देखने पे ये सैटेलाइट हमें घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इट इज स्टेशनरी, या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इट इज एट रेस्ट। तो ऐसा सैटेलाइट जो है उसको इसलिए हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है टेलीकास्टिंग में, जितने भी जो लाइव टेलीकास्टिंग होती हैं है ना, वो इसी सैटेलाइट की मदद से अपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो लेट अस सी, ये मान लो अर्थ है, ध्यान देना, या अब हम बात करते हैं, ये अर्थ मान लो स्फीयर है। अब एक सैटेलाइट मान लीजिए इसके इक्वेटोरियल प्लेन में चक्कर लगा रहा है। देखो ये इट इज नेसेसरी, ध्यान रखना, ये नेसेसरी होता है बिल्कुल कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। इसको मैं इस तरह से बताऊं, देखो जैसे ये अर्थ मान लीजिए एक स्फीयर है
और एक स्फीयर हमारा इस तरह से यूं रोटेट हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना, अर्थ स्फीयर है और स्फीयर इस तरह से रोटेट हो रहा है यूं। अब सोचो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये मान लीजिए साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब ये अर्थ ऐसे रोटेट होगी तो ये इसका होगा, यहां से इसको काट दूं अर्थ को, तो ये इसका यहाँ पे दोनों जुड़ रहे हैं, वो इक्वेटोरियल प्लेन है ये। अब इक्वेटोरियल प्लेन, ये अर्थ इस तरह से यूं घूम रही है मान लीजिए, तो अगर हम सोचे कि ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आगे जाके, यहाँ इस प्लेन पे आगे जाके और एक सैटेलाइट इस तरह से चक्कर लगा रहा है, समझना, अर्थ तो इस तरह से घूम रही है और एक सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ ऐसे घूम रहा है। तो ये जो सैटेलाइट चक्कर लगाएगा इस तरह से जो चक्कर लगाएगा, तो इसको मैं डायग्राम से दिखाता हूं तुम्हें। तो लेट दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इज दैट क्लियर। तो कोई सैटेलाइट जो इस प्लेन में चक्कर लगाएगा यहां पे इस तरह से, और अर्थ ऐसे घूम रही है और सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, इसका इक्वेटोरियल प्लेन में होना जरूरी है। अदरवाइज अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं हुआ तो फिर जो है इसका बैलेंसिंग नहीं होगा इस पे, क्योंकि यू कैन सी, एक बार फिर देखो कि जैसे यहाँ पे है ना, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों मिले हुए हैं, और यहाँ ये इसका जो सर्कल है ये कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, मैंने इसको काट दिया यहाँ से। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में अगर कोई सैटेलाइट चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो दैट इज कॉल्ड द, और वो इस तरह से चक्कर लगा रहा है, ये भी एक शर्त जरूरी है कि वो उस तरह से चक्कर लगाए कि उसका अर्थ के रिस्पेक्ट में देखने पर वो हमेशा स्टेशनरी नजर आना चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, जब ये सैटेलाइट, जैसे ये मान लो अर्थ घूम रही है यूं और सैटेलाइट साथ साथ यूं घूम रहा है, आर यू गेटिंग दिस, इस तरह से चल रहा है, तो इस पे जो नेट फोर्स है वो अर्थ के सेंटर की तरफ है, ये साथ साथ चल रहे हैं इस तरह से, ध्यान देना, यूं ऐसे, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा ऐसे। अगर ये मान लो और कहीं चक्कर लगाएगा तो फिर इस पे जो फोर्स है वो यूं लगेगा, इज इट क्लियर, फिर इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो फिर ये यहाँ पे बैलेंसिंग होने में इसको दिक्कत आएगी, ये इसके, क्योंकि फिर वो इस तरह से यूं चक्कर लगाएगा, सोचो वो ऐसे चक्कर लगाएगा यूं और सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट तो सर्कल के सेंटर की तरफ आ जाएगा। व्हाट आई वांट टू से, समझना कि ये मान लो अर्थ है, इज इट क्लियर, और इस अर्थ के मान लो यहां चक्कर लगाता है यहाँ पे इस वाले प्लेन में, ये इक्वेटोरियल प्लेन नहीं है, तो इस पे एक फोर्स तो सेंटर की तरफ नेट लग रहा है, जिसका एक कंपोनेंट बिल्कुल इसको सर्कल में घुमा सकता है, ये कंपोनेंट है ना, लेकिन इस कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा, कोई नहीं करेगा, इसलिए यहां ये बैलेंस हो नहीं सकता बिल्कुल भी। तो इट इज नेसेसरी, हमेशा ध्यान रखना कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं उनका अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमना जरूरी होता है। अब बात आती है कि इनका नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों हुआ, ये मैंने बताया तुम्हें, क्योंकि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में हमें क्या होते हैं, स्टेशनरी दिखाई देते हैं। अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी क्यों है, ऐसा कब हो सकता है, एक बार खुद सोचो कि जैसे ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ इस तरह से घूम रही है यूं, ओके, ये पेन मैंने डायमीटर मान लिया, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पे डायमीटर है। अब अर्थ जो है पूरा स्फीयर है और अर्थ इस तरह से घूम रही है। अब सोचो कि अगर कोई भी पार्टिकल, और जितनी एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ घूम रही है, ध्यान देना, जितनी एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ घूम रही है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये पार्टिकल घूमेगा, तो यू विल सी कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मेरे को ये बिल्कुल स्टेशनरी, यानी अगर दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, सोचो इस बात को, अगर दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो डेफिनेटली अर्थ के रिस्पेक्ट में ये हमको, यानी सोचो जैसे दो पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से चल रही हो, ठीक है, दो पार्टिकल अगर सेम एंगुलर वेलोसिटी से चल रहे हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा को वो स्टेशनरी नजर आएगा, उसको नहीं लगेगा कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। व्हाट आई वांट टू से, इफ ओमेगा ऑफ द सैटेलाइट इक्वल टू ओमेगा ऑफ द अर्थ, सैटेलाइट की ओमेगा और अर्थ की ओमेगा अगर सेम है तो डेफिनेटली अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो कई बार पूछा जाता है कि बताओ क्या रियलिटी में ये सैटेलाइट रेस्ट पे होते हैं, तो रियलिटी में रेस्ट पे नहीं है, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। एंड व्हाई दिस इज सो, बिकॉज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, सो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वी विल सी दैट द सैटेलाइट इज एट रेस्ट। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम सोचते हैं कि यार हमें मान लो किसी सैटेलाइट को एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे बना सकते हैं।
तो सीधा सा कंसेप्ट है कि तुम्हें क्या करना है कि उस सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी को अर्थ के बराबर करना है, या ये कह लीजिए कि उस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है, सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है उसको अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर कर दो। अगर टाइम पीरियड इक्वल होंगे तो दोनों की ओमेगा भी सेम होगी। यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स होता है, ये ध्यान रखना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स होता है। और अगर टाइम पीरियड 24 आवर्स करना है तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसका टाइम पीरियड? तो अपने हाथ में क्या है, वो है हाइट। सरफेस से कितनी हाइट रखें इसकी, क्योंकि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला तुम्हें याद था, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, दैट वाज 2 पाई इंटू आर प्लस एच की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, और अर्थ के लिए बात करें तो आर को बोल दो आर ई, और डिवाइडेड बाई जी एम ई। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो T इक्वल टू 2 पाई। अब इसमें हमें टाइम पीरियड को 24 आवर्स अगर तुम कर देते हो, और सैटेलाइट को चक्कर लगाते हैं अपन इक्वेटोरियल प्लेन में, और ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। तो अब हम कैसे कर सकते हैं? देखो 2 पाई कांस्टेंट है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। रेडियस ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ की जो रेडियस है वो फिक्स है। जी एम ई सब कांस्टेंट है, हमारे हाथ में केवल एच है। तो इस हाइट को इस तरह से मेंटेन किया जाए, इस हाइट को इस तरह से मेंटेन किया जाए कि इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड निकल के 24 आवर्स आ जाए। आर यू गेटिंग मी? तो इट इज वेरी टफ कैलकुलेशन, ओके, बहुत टफ कैलकुलेशन है, इसलिए डायरेक्ट आंसर याद रखो। जो अपने काम की चीज वो है कि इसकी जो हाइट निकल के आती है दैट इज 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 36,000 किलोमीटर। अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर पे अगर तुम किसी सैटेलाइट को, ये अर्थ की सरफेस से हाइट है, सेंटर से पूछे तो इसमें 6400 और ऐड कर दो तो लगभग 42-43 हजार के आसपास आ जाएगा। ओके, तो हाइट याद रखो बच्चों कि इसका जो सरफेस है उस सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर हाइट पे इफ यू लॉन्च ए सैटेलाइट, तो देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। सो with respect to earth you will see the satellite is at rest। और इसका जो यूज है वो लाइव टेलीकास्टिंग में होता ही है, क्योंकि अर्थ जब साथ साथ घूमती है तो उसी स्पीड से ये सैटेलाइट घूमेगा। तो हर कंट्री के लिए, कोई सा भी कंट्री हो उसके हमेशा ये सामने रहेगा। इज दैट क्लियर? यानी उस कंट्री के रिस्पेक्ट में उस सैटेलाइट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए अपन आसानी से, नहीं तो एक बात बताओ कि जैसे अर्थ मान लो धीमे घूम रही है, सैटेलाइट जल्दी घूम गया, तो अपनी जो अपन सैटेलाइट को जो भी प्रोग्राम भेज रहे हैं वो एक बार रिसीव होगा, लेकिन सैटेलाइट आगे निकल गया तो फिर वहां से वो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो ना। इसलिए उसको साथ साथ घूमते रहना है, और इसीलिए लाइव टेलीकास्टिंग में जो यूज होता है वो इसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियो था। मेन इसमें कुछ कैलकुलेशंस जो तुम्हें याद रखनी है वो ये हैं, और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के इक्वल होता है, इसका टाइम पीरियड अर्थ के इक्वल होता है, ये सारी चीजें हैं इसमें। ओके, अब मैं इस टॉपिक चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ बच्चों, जो अपना यहाँ पे खत्म होगा। वो है जैसे ये पढ़ा था उसी तरह से है। नाउ आई विल गो फॉर द प्लेनेटरी सिस्टम की सन के अराउंड सभी जो प्लेनेट हैं वो प्लेनेट किस तरह से रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, इस पे अपन बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। और इसको मैं नाम दूंगा, एक साइंटिस्ट थे जोहान्स केपलर। तो केपलर्स लोग क्या हैं, बहुत पुराने साइंटिस्ट थे ये, ठीक है ना, 1500 के आसपास जो है, 1500-1600 के में इन्होंने काम किया था, न्यूटन से भी पहले के थे। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो एस्ट्रोनॉमी है इसमें काफी इनका जो है रोल रहा है। लाइक एक तो ये थे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ केपलर, है ना, एक टाइको ब्राहे, ठीक है, गैलीलियो, ये बहुत पुराने साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि हमारे जो प्लेनेट है वो कैसे घूमते हैं, सन कहाँ पे है क्या नहीं है, वो सारी चीज अपन देख सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द केपलर्स लॉ। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। इज दैट क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद द केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ क्या है ये अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, जोहान्स केपलर साइंटिस्ट का नाम था, जर्मन थे ये। जोहान्स केपलर, इन्होंने बताया कि किस तरह से, पहले ये था, पहले तुम्हें अगर थोड़ा स्टोरी तुमने सुना हो इसका, मतलब मैं 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ।
तो पहले ये मानते थे कि भाई जो अर्थ है, यानी उस टाइम तक रिलेटिव मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये मानते थे कि अर्थ तो रेस्ट पे है और सन यानी जो सूर्य है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन सबसे पहले गैलीलियो ने बताया कि भाई जो सन है, सन रेस्ट पे है और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले गैलीलियो ने ये बात की थी, और इसी बात के लिए यू विल वंडर कि गैलीलियो को जो है सूली पे लटका दिया गया था कि ये गलत बता रहा है कि अर्थ चक्कर लगाती है, लेकिन ही वाज राइट। इज दैट क्लियर? तो चलो केपलर्स लॉ स्टार्ट करते हैं। सबसे इसमें आई विल टॉक अबाउट द 3 लॉज ऑफ केपलर। केपलर ने 3 जो है लॉ बताए थे, वो 3 लॉ क्या हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ क्या है जरा ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ये है, देखिए कि जो कोई भी प्लेनेट है, यू नो वेरी वेल कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है जिसको हम रेस्ट पे मान रहे हैं या रेस्ट पे होता है हमारे सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में, सन रेस्ट पे है, और सभी प्लेनेट उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पहले 9 प्लेनेट थे, लेकिन प्लूटो को शायद हटा दिया है, तो अभी हमारे पास 8 प्लेनेट हैं। खैर जो भी है, लेकिन सभी जो प्लेनेट हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो पहला लॉ क्या है, लेट अस सी। पहला लॉ ये कहता है, देखिए कि जितने भी प्लेनेट हैं, जैसे किसी एक प्लेनेट का मैं पाथ ट्रेस करता हूं, तो सभी प्लेनेट सन के चारों तरफ सर्कल में चक्कर नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है ना, सर्कल में चक्कर नहीं लगाएंगे। ऑल द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, वो एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, एक इलिप्स में चक्कर लगाते हैं, और सन इस इलिप्स के सेंटर पे नहीं होता है, याद रखना। सन जो है वो इस इलिप्स की फोकस पे होता है, और इस इलिप्स का जो फोकस है वो यहां कहीं है, इस तरह से। इज इट क्लियर? यानी अगर इस इलिप्स के बारे में बात करूं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी अपने को आना चाहिए, ध्यान देना। अगर इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट, ध्यान दें, अगर इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं इनको मैं एज्यूम कर लूं 0,0 सेंटर के कोऑर्डिनेट, और ये प्लेनेट इसके चारों तरफ इस तरह से इलिप्स में चक्कर लगा रहा है। ओके, एंड लेट दिस इज एस इज सन। इस इलिप्स की इक्वेशन मैं मान लेता हूं, इस इलिप्स का इक्वेशन जो है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। x² बाई a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। व्हाट आर a एंड b हेयर? तो देखिए यहां पे ये जो डिस्टेंस है सेमी मेजर एक्सिस, ये a होती है, सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है ये होती है b। और अगर a और b इक्वल हो जाएं तो इट विल बी अ सर्कल। अगर ये a और b इक्वल हो जाएगा तो ये सर्कल बन जाएगा। तो अगर किसी इलिप्स की इक्वेशन इस फॉर्म में है कि x² अपॉन समथिंग प्लस y² अपॉन समथिंग इक्वल टू 1, तो जो समथिंग है उसका एक्चुअली x² के नीचे जो टर्म आएगी वो a² होगा, और y² के नीचे जो टर्म आएगी वो b² होगा। तो ये कहा कि ये जो है, जैसे ये प्लेनेट यहाँ पे है, फिर कुछ देर बाद यहाँ आएगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ आएगा, और ये इलिप्स में इसके चारों तरफ, ध्यान देना सब, इलिप्स में सन के चारों तरफ ये चक्कर लगाता रहता है। एज यू कैन सी इट इज नॉट ए सर्कल, जैसा कि तुम देख सकते हो सर्कल नहीं है ये, इसलिए इस प्लेनेट की जो डिस्टेंस है वो सन से हमेशा वेरी करेगी। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि यहां ये जो डिस्टेंस है ये है r1 या r मिनिमम। जब ये प्लेनेट चक्कर लगाता हुआ, ध्यान देना, जब प्लेनेट चक्कर लगाता हुआ और जब ये यहां पहुंचता है तो यहां इस टाइम ये सन के सबसे नजदीक होता है, सबसे पास होता है ना। ये जो डिस्टेंस है ये r मिनिमम है, और जब ये ही प्लेनेट घूमता घूमता हुआ यहां पे आएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है r मैक्सिमम। आई बात समझ में? और ये है अपना सन यहां पे है। तो अगर मैं इसको नाम दूं, ये पोजीशन नंबर 1, पोजीशन 1 पे जब प्लेनेट आएगा तो वो सन के सबसे पास होगा,
और पोजीशन 2 पे जब प्लेनेट होगा तो ये इसकी डिस्टेंस सन से सबसे ज्यादा होगी, यानी डिस्टेंस वेरिएबल है। यानी नंबर 1 से लेकर के और 2 तक ध्यान देना, जब ये प्लेनेट पोजीशन नंबर 1, इसके भी नाम है फिक्स्ड, इसको अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द पेरिहिलियन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द, हाँ दिस इज कॉल्ड द एपिहिलियन, ठीक है, पेरिहिलियन और एपिहिलियन कहलाती हैं ये। तो पेरिहिलियन पे जब ये होगा तो इसका जो डिस्टेंस है वो सन से बिल्कुल क्या होगा, मिनिमम होगा। इज दैट क्लियर? और जब ये एपिहिलियन पे होगा तो एपिहिलियन पे इसका जो डिस्टेंस है वो सन से मैक्सिमम होगा। तो ये आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम, अगर इस डिस्टेंस की टोटल बात करोगे तो ये कितनी होगी, 2a के बराबर होगी। देखो a ये है और a ही ये होगी, तो ये आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम 2a के इक्वल है। तो देखिए क्या था कि देखिए जब ये चारों तरफ इसके चक्कर लगाएगा, ध्यान देना, व्हेन द सन, मतलब व्हेन द प्लेनेट विल मूव अराउंड द सन, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट विल वेरी, वहां से वो वेरी करेगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजों पे इफेक्ट होगा वो देखना, मैं कुछ चीजों पे बात कर रहा हूं। पहला है काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 टोटल एनर्जी, नंबर 4 मोमेंटम, ध्यान देना, नंबर 5 और ये है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। सुनो, जब ये सन के सबसे पास है यहां इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर v मैक्सिमम, और जब ये यहां से घूमता हुआ यहां पे आएगा सबसे दूर, तो यहां इसकी वेलोसिटी घटते घटते v मिनिमम हो जाती है। बात समझना, यहां प्लेनेट की वेलोसिटी मैक्सिमम है v मैक्स, और यहां पे जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है। तो सबसे पहले हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो यू शुड रिमेंबर कि इस पेरिहिलियन से लेकर के और एपिहिलियन तक जब ये आएगा, पेरिहिलियन से लेकर के एपिहिलियन तक जब ये आएगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस से और वापस मिनिमम की तरफ चलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। यानी हम ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरे रास्ते में, पूरे पाथ पे इस प्लेनेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा वेरिएबल होती है। इज इट क्लियर? ये वेरिएबल होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये के मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और यहां अगर बात करोगे तो दैट विल बी के ई मिनिमम। ओके, तो ये तो बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की। तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होती है, मिनिमम डिस्टेंस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आएगा तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते हुए यहाँ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी पीरियडिकली चेंज होती है। इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी पीरियडिकली चेंज होती है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम उल्टे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं पहले टोटल एनर्जी की बात कर लूं, एक बात बताओ बच्चों, सन प्लस प्लेनेट, इस सिस्टम पे ध्यान देना, सन प्लस प्लेनेट सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं है, इसलिए पूरे रास्ते में जो टोटल एनर्जी है, याद रखना टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसमें से पता है जब ये प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो मैक्सिमम चीजें वेरिएबल होती हैं, बस दो चीजों को छोड़ के। वो दो चीज हैं, एक तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पूरे रास्ते में इसकी कांस्टेंट रहती है, और एक बात करूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम पे लास्ट में। तो पूरे रास्ते में हम टोटल एनर्जी की बात पहले कर लें तो टोटल एनर्जी का क्या सिनेरियो है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है पूरे रास्ते में। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम। सन प्लेनेट पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इस तरह से, प्लेनेट सन पे लगाएगा और इस तरह से ये मतलब इस पे घूमता रहेगा, लेकिन इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी बताओ, कांस्टेंट रहेगी। तो अब चलो बात अब पोटेंशियल एनर्जी की करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि के ई प्लस पीई, और इसको क्या रहना है बताओ, कांस्टेंट रहना है। तो अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, पेरिहिलियन से एपिहिलियन की बात करता हूं,
तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हुआ, सॉरी वो डिक्रीज हुआ, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज है और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी। देखो दोनों का सम कांस्टेंट रहना है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज होना पड़ेगा। और अगर यहां से यहां तक बात करो, वापस जब आएगा ये, तो वापस जब आएगा तो यहां से यहां तक इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो फिर डेफिनेटली इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज होती है। तो इसका भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, मोमेंटम बिल्कुल सिंपल है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी। तो मास तो कांस्टेंट है ही है प्लेनेट का, तो प्लेनेट का जो मोमेंटम है उसको चेंज होना ही है। मोमेंटम में भी क्या है कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो इसलिए कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे देखो इस तरह से टेंजेंशियल होगी यूं। ओके, तो मोमेंटम की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंजिंग विद टाइम, दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। सबसे मुद्दे की बात पे अब आता हूं, ध्यान देना। अगर तुम देखते हो इसमें, ध्यान देना सभी, अगर हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन, ये भी ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन, तो यू विल सी लेट दिस इज द इलिप्टिकल पाथ ऑफ एनी प्लेनेट। ओके, ये किसी प्लेनेट का इलिप्टिकल पाथ है ये। तो यू विल सी कि प्लेनेट यहाँ, जैसे सन तो यहाँ पे आ गया, अब प्लेनेट इस पॉइंट पे है, यहाँ है, यहाँ है, इन पॉइंट्स पे प्लेनेट है। तो यू विल सी कि ऑलवेज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सन। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सन में से पास आउट होगा, इसलिए अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सन के अबाउट इस प्लेनेट पे कोई टॉर्क नहीं है, टाउ इक्वल टू 0 अबाउट एस। सन के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, और टॉर्क नहीं है इसीलिए इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इसीलिए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। जैसे मैंने ये कहा था, ये डिस्टेंस r1 है जो मिनिमम डिस्टेंस थी, और यहाँ इसकी स्पीड v1 है, ठीक है, और यहां से घूमते हुए ये प्लेनेट यहाँ पे आ गया, यहाँ इसकी स्पीड है v2, और सन से जो डिस्टेंस है वो r2 है, सन से, है ना। तो एक इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, सब ध्यान रखना कि एट एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट एंगुलर मोमेंटम इज सेम। तो इसको अपन बोल रहे हैं कि m v1 इंटू r1, ऐसे लिखते ना जी। प्लेनेट जब पोजीशन 1 पे था, तो इसको एंगुलर मोमेंटम क्या था? मोमेंटम mv1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, एंड इट शुड बी इक्वल टू m इंटू v2 इंटू r2। तो m से m कैंसिल हो गया, तो यू विल सी दैट v1 r1, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, v1 r1 इक्वल टू v2 r2। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। यानी पेरीहिलियन पे वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस इक्वल टू एपीहिलियन पे वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, ये हमेशा बराबर होते हैं। इज इट क्लियर? तो पहला जो था वो लॉ ये था कि इसमें बेसिक बात बताई गई थी कि किस तरह से प्लेनेट चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ, कौन कौन सी उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कौन कौन सी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, ये सारी चीजें अपने बताई। दूसरा जो लॉ है इसमें, ध्यान देना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। सेकेंड लॉ इज डिफाइंड एज नंबर 2, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लॉ ऑफ एरिया ये क्या है? देखो, मान लो ये इलिप्स है, ये इसका एलिप्टिकल पाथ है, और सन मान लो यहां पे है, लेट दिस इज एस, ठीक है। लॉ ऑफ एरिया क्या है कि जैसे प्लेनेट किसी टाइम टी पे यहां है, और इसका ये रेडियस वेक्टर है, ओके, ये इस प्लेनेट का रेडियस वेक्टर है, और मान लो डेल्टा टी टाइम बाद ये प्लेनेट यहां पे पहुंच गया, तो इसका रेडियस वेक्टर ये आ गया, है ना। और ये टाइम इंटरवल मान लो डेल्टा टी टाइम लगा, यानी जैसे कोई भी एक प्लेनेट यहां से चला और मान लो 2 महीने बाद वो यहां पे पहुंचा ही, ठीक है, प्लेनेट मोशन कर रहा है सन के चारों तरफ, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये पोजीशन ए से और बी तक पहुंच गया, ध्यान देना। तो एक चीज ध्यान से देखना, इसके रेडियस वेक्टर ने कितना एरिया स्वीप किया। एरिया स्वीप समझ रहे हो ना, कि इस तरह से ये घूम रहा है यूं, है ना। तो इसका जो रेडियस वेक्टर है वो कितना एरिया स्वीप कर रहा है, लेट दिस इज द एरिया,
डेल्टा S1। इज इट क्लियर? इसको ये टर्म बोलते हैं कि एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर कितना एरिया स्वीप कर रहा है। चलो ठीक है, अब कभी और देखते हैं अपन कि मान लो कुछ दिनों बाद ये प्लेनेट यहां आया, ये पोजीशन C है, ओके, और उतनी जितना टाइम इंटरवल तुमने A से B तक कंसीडर किया है, जितना टाइम इंटरवल A से B तक लिया है, उतना ही टाइम इंटरवल बाद अगर मैं यहां देखूं D पे आ गया और ये टाइम इंटरवल भी डेल्टा T है, मान लो टाइम इंटरवल सेम है ना, तो पता है इसके एरिया वेक्टर ने ये जो एरिया स्वीप किया होगा, ये एरिया जो स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वीप होता है वो सेम रहता है। यानी डेल्टा S1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा S2। यानी सीधी सी बात क्या है कि एक तरह से जैसे अपन कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट में क्या होता है कि पर सेकंड डिस्टेंस, जैसे एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब हर सेकंड में वो 2 मीटर कवर करेगा। इसी तरह यहां पर सेकंड जो एरिया स्वीप, जिसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, ध्यान देना, इट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, ये कहलाती है। तो इसकी जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी डीए बाई डी टी ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होती है, ध्यान देना। तो डीए बाई डी टी मतलब समझे एरिया पर सेकंड, तो पर सेकंड जो एरिया स्वीप है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। और इसको मैं लिख सकता हूं, ये काय के इक्वल होगा L/2m। याद रखना बच्चों, है ना, डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट कितना, L/2m। L क्या है? L है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन, ओके, ये हो गया L। और M, दिस इज मास ऑफ प्लेनेट, ये प्लेनेट का मास होता है। इसको तुम डेराइव भी कर सकते हो, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। देखो मैं तुम्हें इसको डेराइव करके बताता हूं कि देखिए जैसे मान लो ये एलिप्स है ना, एलिप्स मान लें अपन इसको, ओके, और यहां सन है, मान लो किसी टाइम पे तुम्हारा प्लेनेट यहां है। अब dt टाइम बाद ये प्लेनेट यहां आ जाता है, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ले रहा हूं dt। तो अगर मैं तुमसे ये डिस्टेंस पूछता हूं, ये वाली देखो, ये डिस्टेंस, ये दिस, और यहां इसकी स्पीड मान लो v है, और ये डिस्टेंस r मान लू मैं, यानी जब ये प्लेनेट यहां था और यहां से बहुत छोटे टाइम इंटरवल में dt टाइम बाद यहां पहुंच गया, dt इज वेरी स्मॉल। तो dt जब बहुत स्मॉल है तो इसकी स्पीड को लगभग मैं कांस्टेंट मान सकता हूं। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो होगी vdt, ओके, ये डिस्टेंस vdt होगी, और ये है r। तो यू विल सी कि इस टाइप का सिनेरियो बन गया ऐसा। देखो ये डिस्टेंस तुम्हें मालूम है vdt है, ये है r। अगर इस एरिया, छोटे से एरिया को मैं da बोल देता हूं, तो आई कैन एज्यूम दिस इज ए ट्राइंगल, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इसको मैं ट्राइंगल एज्यूम कर सकता हूं। तो इसका जो होगा da इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो गया इसका vdt इंटू हाइट हो गया r, ठीक है, 1/2 इंटू vdt इंटू r। अगर मैं इसको मास ऑफ प्लेनेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई हैव da इक्वल टू 1/2 m vdt इंटू r डिवाइडेड बाई m। m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, और ये mvr और dt को नीचे ले आऊंगा तो da बाई dt इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे mvr, तो क्या लिख दूंगा मैं L/2m। एंड यू नो कि L पूरे मोशन में कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, इसलिए d बाई dt भी कांस्टेंट। तो दूसरा इसका लॉ ये है, लॉ ऑफ एरिया। और अब मैं लास्ट लॉ पे बात कर लेता हूँ, सिंपल सा है, ध्यान देना। वो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या है? केपलर्स थर्ड लॉ, कि जब ये प्लेनेट, और जैसे मान लो ये सन है S, और प्लेनेट चक्कर लगा रहा है सन के चारों तरफ, वैसे तो एलिप्स में चक्कर लगाता है,
लेकिन एक एवरेज हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो याद रखना बच्चों एवरेज डिस्टेंस निकल के आती है जिसको अपन ए बोलते हैं, जिसको अपन आर बोलते हैं, कि इसकी इलिप्स में मोशन इक्वलेंट टू सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस ए। यहां पे था कि जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट और जो है सन के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में घूमते हैं, तो उनके जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ रेडियस। ये याद रखना, यहाँ पे आर को मैं नाम दूंगा एवरेज रेडियस, क्योंकि रेडियस तो उसकी चेंज हो रही है एलिप्स में, लेकिन हम मान सकते हैं कि एक सर्किल की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस आर है, और आर की वैल्यू याद रखना आर इक्वल टू होता है ए, ये याद रखना। और ए क्या है हमारा, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस। तो इसलिए T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। वही है बिल्कुल जैसे सैटेलाइट चक्कर लगाता था प्लेनेट के चारों तरफ, इसी तरह प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं सन के चारों तरफ। तो ये बेसिक 3 लॉ हैं केपलर के। तो बच्चों अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया, और अब इसके बाद आई विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज दैट क्लियर? गुड बाय।